नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, आज आपसे बात करूंगी मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी। और दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। मैंने पहले भी एक वीडियो मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी पे दिया था जिसमें अपन ने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करी थी। आज अपन और जो दूसरे विधियां हैं विश्वसनीयता ज्ञात करने की, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन। जो एक और बहुत पॉपुलर विधि है विश्वसनीयता ज्ञात करने की, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट हाफ मेथड, यानी कि अर्ध विच्छेदन विधि। ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए, और मेनली ये होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट, मतलब टेस्ट की समजातीयता की, वो जो परीक्षण हमने निर्माण किया है वो एक शील गुण का मापन, जो एक ही जो ट्रेट है उसका मापन कितने अच्छे से करता है। ठीक है, तो उसकी बात अपन करेंगे कि वो सेम ट्रेट या जो सेम फंक्शन है उसको, तो वो जो बाकी जो आइटम्स हैं वो सब होमोजेनस हैं कि नहीं हैं, और ये हम स्प्लिट हाफ मेथड से ज्ञात करेंगे। अब इस मेथड में किया क्या जाता है, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ मीन्स, स्प्लिट मीन्स उसको अलग अलग करना, हाफ मीन्स आधे आधे में। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो टेस्ट है हमारा उसको दो भागों में बांटते हैं। और जनरली ये जो दो भागों में बांटने का तरीका होता है, हम जैसे मान लीजिए 50 आइटम्स हैं टेस्ट के अंदर, तो हम इस तरह से आधा आधा कर सकते हैं। जैसे जो इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, उनका एक तरफ कर सकते हैं, और जो ऑड है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम टेस्ट को इवन ऑड तरीके से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। और बांटने को हम आधा आधा, जैसे टॉप 25 एंड बॉटम 25 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार क्या होता है, ऊपर वाले आइटम्स थोड़े आसान होते हैं, नीचे वाले मुश्किल होते हैं। तो उसको एक समान रूप से उसका डिवीजन हो जाए टेस्ट के अंदर, तो हम इसको इवन ऑड तरीके से करते हैं, तो वो बेहतर होता है। सो जब हम टेस्ट को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, तो हमारे पास एक ही टेस्ट के, एक ही स्टूडेंट के दो सेट ऑफ स्कोर्स हो जाते हैं, दो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। एक फर्स्ट हाफ जो चाहे आपने इवन का लिया है, और एक ऑड का लिया है। तो इस तरह से वी हैव टू सेट ऑफ स्कोर्स, हमारे जो अंक होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, वो दो प्राप्त हो जाते हैं। सो उसने मतलब पहले वाले में कितने सही जवाब दिए, ऑड वाले में या इवन वाले में कितने सही आंसर्स किए, तो इस तरह से हमारे पास दो प्राप्तांक होते हैं। और जो दो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनका प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल लिया जाता है। प्रोडक्ट मोमेंट विधि से हम सहसंबंध निकालते हैं, और ये जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है दोनों प्राप्तांक के बीच के अंदर, ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को दर्शाता है। और इस स्प्लिट हाफ, ये जो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी है, इस हाफ टेस्ट की, क्योंकि ये आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकली, तो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी से हम स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्पीयरमैन ब्राउन सूत्र से हम पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन तरीका है। और अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बार भी मेरे वीडियो में कहा था कि एग्ज़ाम्स में बहुत आता है कि दो मेथड्स बताएं रिलायबिलिटी ज्ञात करने के, और उनकी हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स, डिटेल क्वेश्चन आता है जनरली। सो या कई बार ये भी आ जाता है स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला क्या होता है या किस चीज़ में काम आता है। तो हमें जो हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी हमारे पास आई है, उससे फुल टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए हम स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी या स्प्लिट हाफ मेथड होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे गुण व दोष के बारे में। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज स्प्लिट हाफ मेथड का ये है कि हमें जितने भी आंकड़े चाहिए वो हमें एक ही बार में प्राप्त हो जाते हैं।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हमने टेस्ट रीटेस्ट किया था तो आपको याद होगा कि उसका दोष ही ये था कि हमें उसमें समय लगता है, क्योंकि हमें उसको टेस्ट को 2 बार करना पड़ता है, और 2 बार भी ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल कर लिया, हमें एक रीजनेबल टाइम गैप के साथ में 2 बार करना पड़ता है। तो उसमें हमें 15 दिन या 20 दिन तक प्राप्त जो आंकड़े प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है रिलायबिलिटी निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ही एक बार किया और हम हमारे पास में 2 सेट ऑफ स्कोर्स हर एग्जामिनी के आ जाते हैं और हम उसकी रिलायबिलिटी हाथों हाथ निकाल सकते हैं। सो इन अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे को सारे आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि जो उसमें प्रॉब्लम आई थी कि वेरिएबिलिटी आ जाती है, जो डिफरेंसेस आ जाते हैं जब 2 बार हम करते हैं 15 दिन के गैप पे या 20 दिन के गैप पे, तो जो मैंने आपसे कहा था पिछली बार कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस, हमारी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, व्यक्ति का मूड चेंज हो सकता है, व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं हो सकती, व्यक्ति का इच्छा नहीं हो सकती करने का, मन नहीं होता कई बार करने का। सो ये जो सारी, और कई बार तो छोटे बच्चों में जैसे मैंने कहा था मैचुरेशनल इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं 20-25 दिन के अंदर। तो सो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद द टेस्ट रीटेस्ट। तो यहाँ पे वो जो उससे साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस टेस्ट में नहीं आती, क्योंकि हमें एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जो वेरिएबिलिटी या जो डिफरेंसेस आने थे 2 एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो इस टेस्ट का यही है। डीमेरिट इस टेस्ट की ये है कि इस टेस्ट को हम स्पीड टेस्ट, जो कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितनी जल्दी कितने समय, मतलब कम समय में कितना फटाफट आपने किया, तो स्पीड टेस्ट के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। अच्छा, एक और जो डीमेरिट इस टेस्ट की है, जैसे मैंने कहा था कि इस टेस्ट को हमें 2 भागों में बांटना होता है। अब 2 भागों में हम कई तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से जब हम उस टेस्ट को 2 भागों में बांटते हैं, सबकी जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है डिफरेंट तरीकों से जब हम निकालते हैं, तो उस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट में अंतर आता है। और इसीलिए मैंने बोला कि हम जनरली ऑड इवन वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर हम जैसे फर्स्ट 25 और लास्ट 25 आइटम्स लेंगे, तो उसमें रिलायबिलिटी में अंतर आएगा। सो जब हम भिन्न भिन्न तरीके टेस्ट को विभक्त करने के यूज़ कर सकते हैं, तो उनमें रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट में भी अंतर आ जाता है। तो ये भी एक इसका डीमेरिट है। सो ये तो था स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत कॉमन तरीका है, एंड हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ विल टॉक ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म या पैरेलल फॉर्म, समानांतर प्रकार की विश्वसनीयता। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 भिन्न टेस्ट बनाए जाते हैं। देखिए 2 भिन्न मतलब, लेकिन इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि 2 फॉर्म्स ऑफ टेस्ट, एक ही चीज का मापन करने के लिए 2 अलग अलग, लेकिन अलग अलग तो बनते हैं, लेकिन वो समानांतर होने चाहिए। समानांतर मीन्स वो हर प्रकार से बिल्कुल सेम नहीं होंगे, बट मिलते जुलते, दे शुड बी, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स बराबर होने चाहिए, वो सेम ट्रेट्स को मेजर कर रहे हैं, उनके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल भी मोर और लेस एक जैसा होना चाहिए। सो दीज 2 टेस्ट्स आर नॉट सेम, बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, बट समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने बोला ना, हम इसको पैरेलल या ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर जैसा मैं आपसे बोल रही थी कि हम एक चीज़ का, जैसे आपको मान लीजिए एक्सट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन का मापन करना है, तो एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन के मापन के लिए हम इस ट्रेट का, इस शील गुण का मापन करने के लिए 2 समानांतर परीक्षण बनाएंगे, जो कि लगभग समान होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स में, डिफ़िकल्टी लेवल में, डिस्क्रिमिनेशन पावर में। ठीक है, और दोनों टेस्ट सेम सैंपल पर एडमिनिस्टर किए जाते हैं विद द टाइम इंटरवल ऑफ अराउंड फोर्टनाइट। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास 2 प्राप्तांक प्राप्त हो जाएंगे,
और उनके मध्य पियर्सन कोरिलेशन निकाल लिया जाता है और दैट जो कोरिलेशन है वो विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो ये आपकी ऑल्टरनेट या पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी है। अब इसके भी हम गुण और दोष की बात करेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो इस टेस्ट का ये है कि प्रैक्टिस या मेमोरी इफ़ेक्ट, जो कि टेस्ट रीटेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं हम सेम टेस्ट यूज़ करते हैं। हालांकि हम, जैसे मैंने कहा कि सेम लोगों पे अलग अलग समय में एक ही सेम टेस्ट इज़ यूज्ड, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपसे बोला था कि वो टेस्ट के आइटम्स याद हो जाते हैं और उसका प्रभाव आता है, या मेमोराइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है। तो वो यहाँ पर नहीं आता, बिकॉज टेस्ट इज़ नॉट सेम, समान है लेकिन एक जैसा नहीं है। तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो गया पैरेलल फॉर्म में, एज द सेकेंड फॉर्म इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। तो बिल्कुल सेम नहीं होता है वो, लेकिन मिलता जुलता होता है। तो वो जो प्रैक्टिस और मेमोरी इफेक्ट वाला जो चीज़ जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड में थी वो ख़त्म हो जाती है। अब इसका जो ड्रॉबैक है या जो डीमेरिट है वो ये है कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि समानांतर परीक्षण बनाना जो कि सेम नहीं हो लेकिन समान हो, मिलता जुलता हो। तो ये और जैसे मैंने कहा हर तरह से समान, जैसे मैंने बोला आइटम, नंबर ऑफ़ आइटम्स भी सेम होने चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम होनी चाहिए, समझातीयता, डिग्री ऑफ किस चीज़ का मापन कर रहे हैं, वो आइटम्स, वो जिस शीलगुण का वो भी सेम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि अलग अलग टेस्ट बनाकर भी हमें बिल्कुल सेम नहीं बनाना है लेकिन समान बनाना है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। तो फ्रेंड्स, ये थे दीज वर द मेथड्स और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। अगेन आई विल टेल यू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है रिलायबिलिटी क्या होती है, और कोई भी दो मेथड्स क्रिटिकली एनालिसिस उसका कीजिए। तो जब भी आप करें तो इन तीन मेथड्स में से, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप कोई भी दो मेथड्स ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं ये बोलूँगी कि जब भी आप मेथड की बात करें उसके गुण व दोष ज़रूर बताएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी एंड इट्स मेथड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू।